तो हमारा आज का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और दूसरा रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे पहले वाले पार्ट की तरफ। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर into two rectangular component। इसका मीनिंग क्या हुआ? रिजोल्यूशन का मतलब होता है यहां पे फिलहाल बांटना, किसी वेक्टर को बांटना दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। क्या कहना चाहता हूं मैं? तो देखो, कंसीडर a vector lying in xy plane as shown in figure। तो एक वेक्टर आप इमेजिन करिए जो xy प्लेन में लाई करता है, इस तरह से दिया हुआ है। अब जब ये वेक्टर बोल रहा हूं मैं, तो ये कुछ भी हो सकता है। ये एक फोर्स हो सकता है, ये एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये एक वेलोसिटी हो सकता है, ये एक मोमेंटम हो सकता है, ये एक एक्सेलरेशन हो सकता है। बोले समझा नहीं फिर भी? मान लो एक रॉकेट फायर किया हमने, ये ऐसे जा रहा है। ओके, ये रॉकेट ट्रैवल कर रहा है और इसकी एक सर्टेन स्पीड होगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक सर्टेन स्पीड होगी। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए आप 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये रॉकेट ऐसा जा रहा है। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में मेरा आपसे एक सवाल है, ये रॉकेट ऊपर जा रहा है या आगे जा रहा है? ये रॉकेट ऊपर जा रहा है कि आगे जा रहा है? दोनों है ना, इसमें ऊपर भी जा रहा आगे भी जा रहा। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस भी है, अलोंग एक्स एक्सिस भी है ना। तो मैं बोलूंगा इसकी वेलोसिटी फिर अलोंग वाई एक्सिस पे भी होगी और अलोंग एक्स एक्सिस पे होगी। कोई बोलेगा अच्छा ठीक है, बोले इस डायरेक्शन में तुमने स्पीड बताए थे इसकी 100 मीटर पर सेकेंड, मुझे बताओ आगे कितनी रफ्तार से जा रहा हो, या बोलेगा वो ऊपर कितनी रफ्तार से जा रहा हो। तो ये डिपेंड करता है इसका एंगल क्या है कि ये एंगल क्या है। अगर मैं बोलूं किसी चीज का एंगल ऐसा है, मान लो किसी रॉकेट की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने ऐसा बताया और दूसरे रॉकेट की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने ऐसा बताया, दोनों में फर्क क्या है कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है? ज्यादा है। आगे जाने की रफ्तार कैसी है? ज्यादा है। और ऊपर जाने की रफ्तार कम है। इसका क्या है? ऊपर जाने की रफ्तार ज्यादा है और आगे जाने की रफ्तार कम है। ओके, तो फिर ऐसी सिचुएशन है अगर, तो मुझे अगर किसी ने कहा कि कैलकुलेट करो, किसी ने कहा मुझसे कि कैलकुलेट करो कि ये एक्स एक्सिस पे कितना है वेक्टर और वाई एक्सिस पे कितना है वेक्टर, तो मुझे सबसे पहले एक एंगल चूज करना पड़ेगा। मान लो उस वेक्टर का एंगल किसके साथ दिया हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ। इसका कंपोनेंट निकालने के लिए, वेक्टर आर का कंपोनेंट निकालना, यानी वेक्टर आर का हिस्सा निकालना अलोंग एक्स एक्सिस, वो निकालने के लिए मैं क्या करता हूं? देखो गौर से बेटा, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और मैं कहता हूं यहां से लेकर यहां तक जो चीज है वो क्या बताती है? आर एक्स, यानी वेक्टर आर का हिस्सा अलोंग एक्स एक्सिस।
और फिर इसी तरह वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर बनाता हूं, और फिर मैं कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो क्या है, आर वाई, वेक्टर आर वाई, यानी वेक्टर आर का हिस्सा अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, मुझसे कहा गया कि आप आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकालो अगर मैं आपको आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दे रहा हूं तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा अगर आप लोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कितना है, आर एक्स, हाइपोटेनियस कितना है, आर, तो मैं लिखूंगा उसको आर एक्स अपॉन आर। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू बेटा क्या, आर कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आर वाई क्या होगा। मैं कहूंगा देखो ये सेगमेंट की लेंथ कितनी है आर वाई, तो ये सेगमेंट भी कितना होगा, आर वाई होगा ना, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा ना, रेक्टेंगल बोलो स्क्वायर बोलो जो बोलना है वो रेक्टेंगल बोल सकते हैं अपन। तो ये साइड और ये साइड कैसा होगा, सेम। अगर ये आर वाई है तो ये भी आर वाई है, तो मैं बोलूंगा देखो ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है, आर वाई, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, आर। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो देखो बेटा ये मेरे पास आर एक्स की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास आर वाई की वैल्यू आ गई, यानी ये फॉर्मूला जो निकल के आया है आर कॉस थीटा, ये बताता है कि ये वेक्टर आर का एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितना है और वेक्टर आर का वाई एक्सिस पे वैल्यू कितना है, उसके लिए फॉर्मूला है आर साइन थीटा। कई लोग गलती क्या करते हैं मालूम क्या, वो ये सोचते हैं कि आर एक्स के साथ हमेशा कॉस थीटा लगेगा और आर वाई के साथ हमेशा साइन थीटा लगेगा। ऐसा नहीं है। देखो एक और एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। अगर सिचुएशन ऐसी है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और इमेजिन कर लो ये वेक्टर आर है। वेक्टर आर ने थीटा एंगल बनाया है किसके साथ बेटा, वाई एक्सिस के साथ। तो इस बार, पिछली बार कहां बना था, एक्स एक्सिस पे, इस बार किसके साथ बना, वाई एक्सिस पे। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, तो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा क्या हो जाएगा, आर एक्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे, तो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, आर वाई। समझ में आया। अब ऐसा है कि ठीक है, ये आर एक्स हुआ, ये आर वाई हुआ। अब अगर मैं यहां कॉस थीटा करूंगा तो वो कितना होगा बेटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आर वाई अपॉन आर। तो देयरफॉर आर वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और अगर मैं यहां साइन थीटा करूंगा तो वो क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आर एक्स अपॉन आर। तो देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, है ना। तो देखो बेटा अब फॉर्मूला क्या बना, आर वाई की वैल्यू क्या बनी, आर कॉस थीटा। पिछली बार आर वाई की वैल्यू क्या थी, आर साइन थीटा। आर एक्स की वैल्यू बनी आर कॉस थीटा यहां पे, और वहां क्या है, आर साइन थीटा। तो बोले फिर कॉस थीटा किसके साथ लगता, जिस एक्सिस के साथ एंगल हो। अगर एक्स थीटा एंगल आपके एक्स एक्सिस के साथ है तो वो कंपोनेंट क्या करो, आर कॉस थीटा। अगर थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ है तो आप क्या करेंगे, वो कंपोनेंट को करेंगे आर कॉस थीटा। कभी कभार सीन एक और ऐसा आता है, बोले कैसा सीन आ जाता है आपके सामने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वेक्टर आर, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। मतलब क्या है, दोनों एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है मगर अलग अलग दिया हुआ है। ऑफ कोर्स अलग अलग वैल्यू होंगी, सेम भी हो सकती है 45 45 सेम भी हो सकती है, मगर फिलहाल अलग अलग दिया है। तो अब क्या, मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा आर एक्स, ये परपेंडिकुलर बनाऊंगा, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा आर वाई। ठीक है, अब देखो कॉस अल्फा करो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, आर एक्स अपॉन आर।
देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर कॉस अल्फा। अच्छा ठीक है, कॉस बीटा करो तो आर वाई अपॉन आर, देयरफॉर आर वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर कॉस बीटा। तो आप एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपने ये एंगल अलग लिया, ये एंगल अलग लिया, तो भाई आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा और आर वाई की वैल्यू आर कॉस बीटा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो धड़ल्ले से भर भर के बहुत बार यूज होता है फिजिक्स में, बहुत बार, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मुझे एक बात बता, ये मान लो चेयर है, अब इस चेयर को मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ। कहां फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ। मैं आपसे पूछूंगा ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फिर मेरा आपसे सवाल है कि बताओ हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है इसका। ऊपर की तरफ 10 न्यूटन है तो हॉरिजॉन्टल कितना हुआ, 0। सिर्फ ऊपर है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा लगाएगी आपने फोर्स, नहीं। अच्छा ठीक है, और अगर सपोज मैं इसको ऐसा फोर्स लगा रहा, अब फोर्स हॉरिजॉन्टल 10 न्यूटन, तो वर्टिकल कितना, 0। तो जो प्योरली वाई एक्सिस पे, उसके एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, जो प्योरली एक्स एक्सिस पे, उसकी वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है। मगर मैं फोर्स ऐसा लगा रहा, देखो फोर्स का डायरेक्शन। मैं आपसे पूछूंगा जरा एक बात बताइए, ये फोर्स एक्स पर है कि वाई पे है, दोनों पर है। तो मैं पूछूंगा बता वाई पे कितना फोर्स है और एक्स पे कितना फोर्स है कि नहीं। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस पे जो फोर्स रहेगा एफ एक्स, उसकी वैल्यू आएगी एफ कॉस थीटा। ये थीटा है, ये वाला थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अगर ये वाला थीटा होता तो ये क्या होता, एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और ये क्या होता, एफ साइन थीटा। बात समझे क्या, फिर से देखो, फोर्स ऐसा है, टेढ़ा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थीटा एंगल कितना, थीटा एंगल, एक्स एक्सिस पे फोर्स एफ एक्स कितना आएगा, एफ कॉस थीटा। एफ, ये एफ की वैल्यू लेना, ये वाले फोर्स की वैल्यू लेना, ये वाले फोर्स की वैल्यू लेना, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना। यहां थीटा है क्या, नहीं, तो एफ वाई कितना आएगा, एफ साइन थीटा। आई बात समझ में आपको, ठीक है। अगर सपोज करो यहां पर बोला उसने एंगल अल्फा और यहां बोला एंगल बीटा, एक्स एक्सिस पे कितना हुआ, एफ कॉस अल्फा, और एफ वाई कितना हुआ, एफ कॉस बीटा, ऐसा, ठीक है। लिखो, अब हमारा इसका सेकंड पार्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये सिचुएशन तब आती है जब कोई वेक्टर 3 डायमेंशनली डायरेक्टेड होता है। बोले 3 डायमेंशनली डायरेक्टेड होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, जस्ट अ मोमेंट, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रॉकेट का एग्जाम्पल दिया था, वैसा जा रहा है, मैंने बोला इसकी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है और वाई की वैल्यू भी चेंज हो रही है। मुझे बताओ इस रॉकेट में जेड की वैल्यू चेंज हो रही थी क्या, क्या ये रॉकेट आगे जा रहा था क्या, ऐसा, क्या ये रॉकेट ऐसा पीछे कहीं जा रहा था क्या, नहीं। तो इसकी जेड की वैल्यू अगर 0 थी पहले से तो 0 ही थी, अगर 2 थी तो 2 ही थी, मतलब जो भी जेड की वैल्यू थी वो फिक्स थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। मगर अब एक रॉकेट ऐसा जा रहा है, देखो गौर से देखना, ये रॉकेट ऐसा जा रहा है। अब देखो इसका क्या हुआ, एक्स का वैल्यू भी चेंज हुआ, वाई का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ जेड का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। मान लो ये यहां तक पहुंचा और मैं ये निकालना चाहता हूं कि इसका एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मैं क्या करूंगा कि यहां से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा और ओरिजिन से यहां तक ही गिनूंगा, और ये क्या होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये आर था तो ये हो जाएगा आर एक्स। इसी तरह परपेंडिकुलर बनाऊंगा वाई एक्सिस पे, अब बोलूंगा ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर वाई। इसी तरह परपेंडिकुलर बनाऊंगा जेड एक्सिस पे, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर जेड। तो इसको मैं इधर बताऊंगा ऐसा कि देखो ये एक वेक्टर है, वेक्टर आर, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसका अगर मैंने परपेंडिकुलर बनाया एक्स एक्सिस पे,
तो ये हो जाएगा आर एक्स। ये परपेंडिकुलर बनाया वाई एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा आर वाई। और अगर परपेंडिकुलर, अब ये थोड़ा सा इमेजिनरी हो जाएगा यार, थोड़ा एक काम करता हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट। थ्री डायमेंशन बताना मुश्किल हो जाता है ये जरा। नहीं, अभी भी थ्री में लूंगा मैं इसको, रुको। ये वेक्टर आर है, तो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया मैंने, तो यहां से लेकर यहां तक के क्या हो गया बेटा, आर एक्स। मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाई एक्सिस पे बनाया हुआ परपेंडिकुलर है, ये दिखने में नहीं आ रहा मगर इमेजिन कर लो ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से लेकर यहां तक के क्या हो जाएगा, आर वाई। और ये भी परपेंडिकुलर इमेजिन कर लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, आर जेड, है ना। और मैं कहूंगा कि ठीक है, इस वेक्टर आर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना है, अल्फा। इस वेक्टर आर का एंगल वाई एक्सिस के साथ क्या बना है, बीटा। इस वेक्टर आर का एंगल जेड एक्सिस के साथ क्या बना है, गैमा, है ना। फिर से इमेजिन करो, है ना। आप एक इमेजिन करो कि ये जो चेयर है, इसका ये पार्ट जो है ओरिजिन है ना, और ये यहां से ऐसा गया रॉकेट। मैंने कहा कि ठीक है, ये एक्स एक्सिस, तो यहां से मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर एक्स। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर वाई। जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर जेड। इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, बीटा। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, गैमा। तो वो बोल रहा है कि आर एक्स, आर वाई, आर जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, आर एक्स की जो वैल्यू होगी वो रहेगा आर कॉस अल्फा। आर वाई की वैल्यू जो होगी आर कॉस बीटा। आर जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर कॉस गैमा, है ना। जैसे कि देखो यहां पे ये वाले कॉन्सेप्ट को याद करो, ये टू डायमेंशन में था। वेक्टर आर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया था, अल्फा। तो तुमने आर एक्स को क्या बोले थे, आर कॉस अल्फा। आर ने जब वाई के साथ बीटा एंगल बनाया था, तो आर वाई को क्या कहे थे आपने, आर कॉस बीटा। ये थ्री डायमेंशन में है। इसने जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, गैमा, इसीलिए आर कॉस गैमा। आया समझ में। और फिर मैं यहां लिख सकता हूं, देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन आर। आर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जिसको आप किस कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। और कॉस बीटा ये है आपका आर वाई अपॉन आर, तो आर वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। कॉस गैमा इट विल बी क्या, आर जेड अपॉन आर, आर जेड अपॉन आर, आर जेड अपॉन आर, दैट विल बी हाउ मच, आर जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग के आ जाते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे से मिस हो गया, मुझे पहले बताना चाहिए था, वो टू डायमेंशन में। देखो यहां मैं नोट करके डाल देता हूं, आपने ये लिखने से पहले लिखना है, ठीक है। अगर सपोज करो ये वेक्टर आर है, ये थीटा है, और ये आर एक्स हुआ, और ये आर वाई हुआ। पिछली बार मैंने क्या बोला कि तुमको आर और थीटा दिया हुआ है, तुमको आर और थीटा दिया है, और तुमको आर एक्स और आर वाई निकालना है। तो आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब तुमको मान के चलो आर एक्स और आर वाई दिया हुआ है, तुमको क्या दिया हुआ है, आर एक्स और आर वाई, और तुमसे कहा है कि आर की वैल्यू पता लगाओ। तो आर की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, है ना। और मैं कहूंगा अच्छा थीटा कैसे पता लगेगा, तो थीटा निकालने के लिए टेन थीटा का फॉर्मूला लेना पड़ता है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या है, आर वाई, एडजेसेंट साइड क्या है, आर एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। और अगर सपोज करो सिचुएशन ऐसी रही
ई वेक्टर आर है, परपेंडिकुलर बनाया ये आर एक्स, परपेंडिकुलर बनाया ये आर वाई, और ये एंगल क्या है बेटा, थीटा है। फिर से मैंने बोला आर क्या आएगा, तो आर तो वही चाहेगा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगता है यहाँ पे। मगर बात ये हुई कि tan थीटा क्या लिख सकता हूं इस बार, तो इस बार ऑपोजिट साइड क्या है, आर एक्स है, और एडजेसेंट साइड क्या है, आर वाई, तो आर एक्स अपॉन आर वाई, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ आर एक्स अपॉन आर वाई। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब आप मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज में आएगा, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब लिख लो पूरा का पूरा, नहीं समझ में आया कुछ बिल्कुल पूछो आप। A child pulls a box with a force of 200 Newton at an angle of 60 degree above the horizontal. मतलब अगर सपोज करो ये एक बॉक्स है इस तरह से, उसको फोर्स कुछ इस तरफ लग रहा है, इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है, 60 डिग्री। इस फोर्स का वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायग्राम में मैं बता सकता हूं कि ऐसा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा, है ना। यहां से सीधी लाइन खींचो यहां तक, यहां से सीधी लाइन खींचो यहां तक, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब आगे क्या बताओ, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या बोलेंगे आप, बताओ क्या रहेगा, बोलो, एफ कॉस 60, है ना। हमको ये वैल्यू लेना पड़ता है एफ, और 60 डिग्री एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, तो इसीलिए एफ कॉस 60। अच्छा ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी है, 200, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। अच्छा ठीक है, एफ वाई क्या रहेगा, एफ वाई, एफ बोलो साइन 60, 200 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 2 1 जा 2, 100 सा, अब 100 मल्टीप्लाई बाय √3 मतलब 1.732, क्या हो जाएगा, 173.2 न्यूटन। अब आप बोलेंगे सर 100 तो नजर आ रहा, 173.2 नजर नहीं आ रहा, अप्रोक्सीमेट देखना पड़ता है, उससे सबसे नियरेस्ट कौन सा है, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है, देख लो। An object fired with an initial speed of 12 meter per second, comma, at an angle of 60 degree with the horizontal. First up, calculate its vertical component of velocity and horizontal distance attained in 5 seconds of its journey. बहुत आसान क्वेश्चन, चलिए लिखना पॉज करिए सब लोग, ध्यान दीजिएगा।
एक ऑब्जेक्ट है जो कि फायर किया गया है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब मैं अगर ऐसा ग्राफ बनाऊं इसको, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फायर किया गया और उसकी स्पीड कितनी है बेटा 12 मीटर पर सेकेंड, और कितना बेटा एंगल से 60 डिग्री के एंगल से। ओके बेटा, उसने बोला है कैलकुलेट इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो मुझसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है पहले, मतलब वी वाई। बताओ क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं वी वाई के लिए? ग्रुप पे डाली हुई है। हाँ, तो वी वाई का बोलो वी, हाँ बोलो बोलो बोलो, वी साइन 60 है ना, तो वी साइन 60, वी कितना है बेटा 12, साइन 60 कितना है √3/2, 2 1 जा 2 6 जा, तो क्या हो जाएगा 6√3 मीटर पर सेकेंड, है ना, सिंपल। अगर आपको और आगे सॉल्व करना है तो √3 की वैल्यू डाल दीजिए 1.732, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपने कर लेना। अच्छा, अगली चीज क्या पूछा उसने, ये पहला सवाल हो गया, कैलकुलेट इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इतना हो चुका है। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अटेन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो कितना आगे सरका होगा। तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं बोलूंगा अच्छा अच्छा, अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना, फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मालूम है ना भैया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक्स, वी एक्स क्या होगा बेटा, वी बोलो cos 60, अरे भैया वी एक्स क्या हो जाएगा, ये वी एक्स क्या होगा बेटा आपका, वी cos 60 होगा ना, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, वी कितना है बेटा 12, cos 60 1/2, टाइम कितना बोला हुआ है 5 सेकेंड, तो 2 1 जा 2 6 जा, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा 30 मीटर्स। आया समझ में, है ना। जिस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा था तो इसीलिए मुझे हॉरिजॉन्टल स्पीड लगी थी, अगर वर्टिकल डिस्टेंस पूछता तो मैं वर्टिकल स्पीड लेकर काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूले लगाता। अब ये क्या बला का नाम है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि ऊपर जाते वक्त स्पीड जो है कम होती है, वो मोशन रिटार्डेड मोशन होता है, तो आप ये बेसिक वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन हम धड़ल्ले से यूज करने वाले हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन में, मोशन प्लेन में। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये खाने में जो स्टार्टर आता है वो भी नहीं है, ये सिर्फ पहले का शुरुआत का पानी है ना। अभी फिर स्टार्टर आएगा, फिर मेन कोर्स आएगा, फिर आपके सप्लीमेंट में हम लोग क्या ऐड करेंगे आपको, मीठा खाने का, आखिर में एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, है ना। तो बेटा टेंशन मत लो, अगर तुम डम्ब हो और यहां ध्यान दोगे तो अच्छे टैलेंटेड बन जाओगे। A gardener pushes a lawn roller through a distance of 20 meters. Full stop. If he applies a force of 20 kilogram weight in a direction inclined at 60 degree to the ground, comma, the work done by him is, first option 1.96 kilojoule, second option 196 joule, third option 1.96 joule,
लास्ट ऑप्शन 196 किलो जूल। ओके, पॉज योर राइटिंग फॉर अ मिनट। लॉन रोलर क्या होता है? घास काटने की मशीन। एक सिलेंडर रहता है, उसमें ब्लेड्स रहते हैं लगे, आप उसको से लौटते हुए लेके जाते हैं, है ना। ये सिलेंड्रिकल आपको गोल 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 घूमता है, उसमें ब्लेड्स लगे रहते हैं, वो काट देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर गार्डनर जो है इस लॉन रोलर को ऐसा पुश कर रहा है, उसका फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड होगा। इसने कहा है कि ये जो फोर्स है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल, तो मतलब मैं अगर यहाँ एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, इसके साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब इसको दो कंपोनेंट्स में बांटो, एफ एक्स एंड एफ वाई। उसने मुझसे क्या कहा है, वर्क डन कैलकुलेट करो। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम होगा। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मगर ये अधूरा है। अच्छा, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, मगर कब सही है? कब सही है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक जगह पे गेस्ट लेक्चर लेने गया था। अली पब्लिक का कौन है? हाँ, अली पब्लिक में लिखने गया था एक बार गेस्ट लेक्चर, तुमने होंगे शायद से, बहुत पुरानी बात, 2 साल पहले। 9th और 10th एक साथ बिठा दिए थे उन्होंने, और बोले थे सर इनको पढ़ा दो, दोनों पढ़ा दो, 9th भी पढ़ा दो 10th भी पढ़ा दो, एक ही क्लास में पढ़ा दो, है ना। तो अब ऐसा है कि मेरे हाथ में जो किताब दिए थे उन्होंने, मैं गया था कुछ और बुला के, किसी और चीज़ के लिए गया था, मेरे को बुलाया गया कि फिजिक्स के लिए गाइड कर दो, तो बाद में बोले ये चैप्टर पढ़ा दो। तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा मना करना, तो मैं ठीक है। तो अब क्या है, 9th में जो मैंने किताब देखा तो वर्क डन के बारे में पढ़ाना था मुझे, तो उसमें साफ लिखा हुआ था, ये ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल था, ऐसा सॉरी इस टाइप का एग्जाम्पल था। उसमें बोला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में रहे तो वर्क डन का फॉर्मूला है आपका एफ इंटू एस। मगर फोर्स अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बनाता है तो आपके वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। ये सुने कि नहीं सुने फॉर्मूला? एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा इंटू एस, है ना। नहीं सुनेंगे तो अब सुनो। क्यों मालूम क्या? क्योंकि हमें अगर वर्क डन निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला फोर्स चाहिए। अच्छा, लॉन रूलर कहां जा रहा? आगे, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा? अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूंगा देखो मेरा जो वर्क डन होगा फिर एफ एक्स इंटू एक्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स मल्टीप्लाई बाय, अच्छा उधर जा रही है, मैं बोला इतना लेट कौन आ गया, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये समझा। मगर आपका फोर्स कितना लगाया आपने? एफ, तो उसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा, एफ को लिखूंगा एफ कॉस 60 इंटू एक्स। क्या लिखूंगा? एफ कॉस 60 इंटू एक्स। आप एक्स की जगह एस का इस्तेमाल करते हो, 60 की जगह थीटा का इस्तेमाल करते हो, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब बताओ फोर्स कितना लगाए थे आपने? 20 किलोग्राम वेट। हाँ, ये भी एक आपके लिए मसला है, 20 किलोग्राम वेट, ये क्या बला आ गई? हम तो फोर्स को तो न्यूटन में पढ़ते हैं। आगे चाप के देखो, अभी चल रहा है वेक्टर्स, वेक्टर्स के बाद कैलकुलस लूंगा, उसके बाद मैं मोशन स्ट्रेट लाइन लूंगा, फिर सेक मोशन प्लेन लूंगा, फिर लॉज ऑफ मोशन आएगा। तो लॉज ऑफ मोशन में जब मैं आपको फोर्स पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा एसआई सिस्टम में फोर्स के 2 यूनिट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट मतलब फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है, और ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम वेट में, किलोग्राम वेट में। तो अगर कोई फोर्स किलोग्राम वेट में है और उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मैं इसे 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना होगा भाई, बता सकते हैं आप? 196 न्यूटन। 196, हाउ 196 नहीं, हाँ बराबर तो है, 19.6 से और ये 196 न्यूटन बराबर। तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है 196 न्यूटन। cos 60 कितना है बेटा? 1/2। और x कितना है बेटा आपका? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 2 मीटर्स, 20 मीटर सॉरी। तो 2 1 2 10 तो
तो आंसर कितना हुआ बेटा 1960 जूल। अरे यहां तो ऑप्शन है ही नहीं ऐसा कोई। अरे देखो तो सही मिलता अभी 1960 को 10 का पावर 3 बोल सकता हूं मैं यहां पे। डेसिमल को मैं 1 2 3 डिजिट इधर सरका दूं अगर, तो यहां पर 10 का पावर 3 लिख सकता हूं। तो फिर आगे 1.96 इसको मैं लिख सकता हूं किलो जूल, क्योंकि 10 के पावर 3 को सफिक्स को हम लोग क्या लिखते हैं किलो। अब देखो कोई है, फर्स्ट ऑप्शन आया समझ में। सो दीज वर द एग्जांपल बेस्ड अपॉन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। देखो